हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एचपीपीएससी ने जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर की कुछ पोस्ट जो हैं वो नोटिफाई की हैं, जिसमें से जो 39 पोस्ट्स हैं वो है आपकी जूनियर ऑडिटर की, और 42 पोस्ट जो हैं वो है आपकी जेओए अकाउंट्स की। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन बैच जो है वो ऑलरेडी सिविल स्टैप ने लॉन्च कर दिया है, जो कि 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमने इस कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो बोलता है कि जिन स्टूडेंट्स को फुल कोर्स चाहिए, मतलब फुल उन्होंने तैयारी करनी है फ्रॉम ए टू जेड, उनके लिए 5000 रुपीज़ का कोर्स है। और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट्स, ये सॉरी, या फिर मैं बोलूँ एग्ज़ाम स्पेशल जो है तैयारी करनी है, एग्ज़ाम स्पेशल सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है सिर्फ, तो उनके लिए एक 3000 रुपीज़ का जो है वो कोर्स है। ठीक है, तो आप जो है दोनों में से कोई भी कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा मोटिव रहेगा, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, बेसिकली आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि कैसा एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए। तो पहला आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, अगर लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का ओवरव्यू देखा था, है ना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी, तो जो हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग वाला पार्ट था, है ना, हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, है ना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था, हर एक शब्द का मतलब। ठीक है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करते हो, वो आप किस में करते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले बनता है आपका जर्नल बुक, फिर बनता है आपका लेजर, लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनली आपके बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, आई बात समझ में। जर्नल में आपकी दो टाइप की बुक्स बनती है, एक स्पेशलाइज जर्नल बुक्स बनती है और एक जनरल जर्नल बुक्स बनती है। ठीक है, स्पेशलाइज जर्नल बुक्स का ही पार्ट है आपका कैश बुक। ठीक है, और जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, या फिर हम उसको सब्सिडरी बुक के नाम से भी जानते हैं। और लेजर को जो है हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक कैच सिर्फ ये है कि जो कैश बुक है, कैश बुक में हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? चाहे कैश आया चाहे कैश गया। ठीक है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के जितने भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो हम सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हमने कैश बुक मेंटेन कर ली, कैश बुक अच्छे से मेंटेन कर ली, तो हमें अलग से लेजर जो है उसका मेंटेन करना नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं बात करूं दूसरी स्पेशलाइज जर्नल बुक्स की, उसमें परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो परचेज बुक, सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती, बिकॉज कैश सेल्स तो अल्टीमेटली, कैश परचेज तो अल्टीमेटली आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। इसलिए जो कैश बुक है आपकी, वो आपकी सब्सिडरी बुक तो है ही है, साथ ही साथ वो आपको प्रिंसिपल बुक वाला भी काम कर देती है। मतलब कैश बुक जो है आप अच्छे से अगर मेंटेन कर रहे हो, तो आपको अलग से ये लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हेंस आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ सब्सिडरी बुक एंड ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। देखिए, यहाँ पे ना कैश बुक, बेसिकली कैश बुक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हार्ड कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जो पैसा आया वो डेबिट साइड, जो गया वो क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर जो आपका डबल कॉलम कैश बुक होता है, उसमें हम लोग कैश वाले ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, साथ ही साथ डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। जो आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, उसमें हम लोग कैश, डिस्काउंट और बैंक वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, दैट इज योर पेटी कैश कॉलम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेटी कैश कॉलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में अपने कोर्सेज में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो पेटी कैश कॉलम आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, 3 कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, या बोथ ए एंड बी, या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक।
देखिए जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसी में हम लोग एक तो कैश का कॉलम बनाते हैं, दूसरा डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं, तीसरा बैंक का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर जब तक आपका देखो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहां पर कैश और बैंक हम एक साथ एंट्री में यूज करते हैं। जैसे आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए है ना, आपके पास कैश आ गया, बैंक से पैसा कम हो गया है ना, या फिर आपने बैंक में जो है वो पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, कैश का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सेम जब भी आप कैश निकालते हो तो क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपकी कैश बुक का पार्ट बनेगा, कैश, क्योंकि कैश ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप कैश का कॉलम भी मेंटेन कर रहे हो और बैंक वाला कॉलम भी मेंटेन कर रहे हो। तो ऐसी एंट्री को जो है वो हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं, और वो नॉर्मली 3 कॉलम कैश बुक में ही यूज होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलिए, द कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स, या ऑल कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो जो कैश बुक है आपकी, ठीक है, कैश बुक आपका क्या क्या मेंटेन करती है, वो सारे के सारे जो पैसा आ रहा है या फिर जो पैसा जा रहा है सब कुछ मेंटेन जो है वो करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक। देखिए एक तो आपकी सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो बनती ही बनती है, इसके साथ साथ पेटी का मतलब होता है स्मॉल। बिजनेस में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे खर्चे जो हैं बिजनेस में चलते रहते हैं। ठीक है, तो उन छोटे छोटे खर्चों का ट्रैक रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पेटी कैश बुक बनाती है, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वहां पर 100 का बैलेंस था, उस कैश बुक में हमने 100 रुपीज एलोकेट कर दिए थे, चाय समोसे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं स्टेशनरी के डे टू डे एक्टिविटीज वाले जो खर्चे हैं वो हम उसमें एलोकेट कर देते हैं। और मान लीजिए 70 रुपये खर्च हो गया, तो ये जो 30 रुपीज आपके पास बचा है ये आपके पास कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस हमेशा क्या होता है, हमारे पास एसेट होता है। तो जो भी बैलेंस होगा पेटी कैश बुक का वो हमेशा हमारे लिए क्या होगा, एन एसेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो पैसा आपके पास बच गया वो आपके लिए क्या है, एसेट ही है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश इज सेंट टू सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही डिटेल में मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है कि भाई व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज क्रेडिट नोट। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ये दो लोग हैं, ए जो है वो आपका सेलर है और बी जो है वो आपका बायर है। ठीक है, जब ए ने बी को सामान बेचा, हाँ जी, ए ने बी को सामान बेचा, तो ए ने क्या एंट्री पास की होगी, हाँ जी, ए ने क्या एंट्री पास की होगी, मान लो कि क्रेडिट, उधार पे बेचा सामान। ठीक है, उधार पे सामान बेचा, तो ए ने क्या एंट्री पास की होगी कि भाई मैंने बी को सेल किया, बी मेरे लिए एसेट है, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स मेरे लिए इनकम है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वही बी ने क्या एंट्री पास की होगी, भाई बताओ, बी ने ये एंट्री पास की होगी कि भाई मैंने परचेज है, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया टू ए मेरी लाइबिलिटी है तो ए को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने मॉडर्न अप्रोच, ये एंट्रीज कैसे पास करनी है इसके लिए मैंने मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोचेज जो है वो ऑलरेडी करा रखी है अपनी क्लासेस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बी टू सेल्स और परचेज टू ए। ठीक, ये एंट्री पास कर दी, बट मान लीजिए बी को सामान पसंद नहीं आया, बी जो है वो, उसको सामान पसंद नहीं आया, तो अब वो क्या करेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी जो है वो ए को सामान वापस भेजेगा, यस और नो, इसके लिए वो सेल्स रिटर्न है और इसके लिए परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, है ना। अब ये क्या एंट्री पास करेगा, सेल्स रिटर्न टू बी, और ये एंट्री क्या पास करेगा, ए टू परचेज रिटर्न, सिंपल। ठीक है, तो बी जो है वो क्या ए को डेबिट कर रहा है, यस, और क्या ए जो है वो बी को क्रेडिट कर रहा है, यस। तो जब भी याद रखना, जब भी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न जो सेलर है वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो परचेजर है वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। तो डैश इज सेंट टू सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स। तो हम, अगर हम सामान सामने वाली पार्टी को भेज रहे हैं, तो हम परचेजर हुए, सामान वापस कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा नोट इशू करेंगे, हम लोग सीधी सी बात है डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, डैश इज सेंट टू सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोग कौन सा नोट इशू करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट इशू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर,
हाँ, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, दैट इज डेबिट नोट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट नोट आ जाएगा, ये ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे डेबिट नोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है आपको मैं बताता हूँ। सब्सिडरी बुक जो है वो क्या क्या आ जाता है सब्सिडरी बुक में। ठीक, सब्सिडरी बुक में आपका जो है वो एक तो परचेज बुक आ जाता है, सेल्स बुक आ जाता है, परचेज रिटर्न बुक आ जाता है, सेल्स रिटर्न बुक आ जाता है, बिल रिसीवेबल बुक आ जाता है, और बिल पेबल बुक आ जाता है, और साथ ही साथ कैश बुक आ जाता है। ये आपकी सब्सिडरी बुक्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लेजर जो है वो आपकी सब्सिडरी बुक का पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इफ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डज नॉट एग्री। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मान लो कभी कभार आपका टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों में डेबिट और क्रेडिट में, वो आप कहाँ डालोगे फॉर द टाइमिंग। तो याद रखिएगा वो आप फॉर द टाइमिंग सस्पेंस अकाउंट में डालते हो। ठीक है, जब भी आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो याद रखना फॉर द टाइमिंग आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। और सस्पेंस अकाउंट में डालना मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और वो खत्म हो गया। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में डालने का मतलब ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। चलिए, हाँ जी, परचेज बुक जो कि एक सब्सिडरी बुक है, वो किस लिए यूज होती है, परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, या ऑल क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो याद रखिएगा जो परचेज बुक है या सेल्स बुक है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती है। पहली बात तो ये कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश परचेज को जो है कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्रेडिट परचेज होगा। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, देखिए मैंने क्या बोला था, ये सब जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं ये हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि डे टू डे बेसिस पे कौन कौन से बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो परचेज इज वन ऑफ द डे टू डे ट्रांजैक्शन। ठीक है, बट जो एसेट्स आप बाय करते हो, है ना, जो आप एसेट्स बाय कर रहे हो, फिक्स एसेट्स वगैरह बाय कर रहे हो, वो आप डे टू डे बेसिस पे बाय नहीं करते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो ही आपका जो है वो पार्ट बनेगा इस परचेज बुक का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। सीधी सी एंट्री है यहाँ पर, जब भी आप कैश में सेल करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपकी एंट्री होती है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दैट इज कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। इसके लिए इलस्ट्रेशन हमारे द्वारा जो है करवाया गया है आपको क्लासेज में बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आ जाएगी। साथ ही साथ आपको मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल रूल्स भी याद होने चाहिए। कोई कोई जो पर्सन है वो ट्रेडिशनल रूल से एंट्री पास करता है, कोई कोई मॉडर्न रूल से पास करता है, तो मैं तो बेसिकली पर्सनली मॉडर्न रूल से ही पास करता हूँ। ठीक है, चलो, अ सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इज अ पार्ट ऑफ लेजर, इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। तो ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट है, जर्नल का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ, तो जर्नल सबसे पहले जर्नल एंट्री पास होती है किसमें, जर्नल बुक में। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, स्पेशल जर्नल बुक्स और जनरल जर्नल। ठीक है, तो जो आपकी सब्सिडरी बुक्स मैंने करवाई आपको, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, कैश बुक, ये सब के सब जो है वो स्पेशलाइज जर्नल बुक्स का पार्ट बनती है। और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज है आप जनरल जर्नल में पास करते हो। इसलिए जो आपका क्वेश्चन था कि भाई सेल्स बुक किसका पार्ट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ अ जर्नल टू देयर प्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स। देखिए, जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। तो जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं चीजों को, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। और जर्नल एंट्री, ठीक है, जो जर्नल एंट्री पास करने की प्रोसेस है, जर्नल एंट्री में एंट्रीज पास करने की प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, और जर्नल एंट्री में पास करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो आपका आंसर यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक। ठीक है, जो परचेज है वो आपका पहले बताओ एक्सपेंस है कि इनकम है। हमें ये पता है परचेज करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस इतना अगर सिंपल सा रूल आपको याद है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। जब भी आप परचेज बुक के जितने भी टोटल होगा वो आपको लेजर बनाते टाइम डेबिट साइड ऑफ परचेज बुक में डालना पड़ेगा।
ठीक है, परचेज अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है कि आप अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं जी, जो एसेट्स वाले एसेट्स वाले होते हैं। पर्सनल जिसमें नेम इन्वॉल्व होता है, डेटर क्रेडिटर हो गए आपके। ठीक है, जो बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो एफडीज हैं जो किसी के नाम पे होती है। और नॉमिनल वाले कौन से हो गए आपके, जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट है, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर इसका यही होगा कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके नॉमिनल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जो एसेट्स के ऊपर, जो फिक्स एसेट्स आपने खरीदे हुए हैं, उनके ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वाला वर्ड यूज करते हैं, और इनटेंजिबल के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो याद रखिएगा, जो आपका डेप्रिसिएशन वाला खर्चा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस ही है। ठीक है, वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा ऐसा खर्चा होता है जिसको आप खर्चा पहले साल में करते हो, ठीक है, उसको उस खर्चे को आप बार बार पोस्टपोन करते हो, बट वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, बट जो हम एसेट्स खरीदते हैं, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि रेवेन्यू होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आई बात समझ में, इसलिए उसके बाद जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस वाली कैटेगरी में ही डालते हैं, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू वाली कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, as per the traditional approach the expenses to be matched with revenue is at historical cost, opportunity cost, replacement cost या cash cost। जो आपकी अकाउंटिंग है, याद रखना, वो हमेशा किस पे चलती है, अगर आप पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक अभी आजकल इंडियन अकाउंटिंग इंड एएस भी आ गए हैं, तो इंड एएस मेजरली बात करते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पे। बट जो आपके पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रेडिशनल आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्वेश्चन में ही बता दिया आपको कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आप किस पे चलोगे, याद रखिएगा, ओरिजिनल या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे ही चलोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, जब भी प्रोविजन वाला सवाल आएगा, याद रखिएगा, प्रोविजन वाला जो सवाल आएगा उसके लिए, जब भी प्रोविजन आएगा क्वेश्चन में, तो आपको ये देखना है कि उस प्रोविजन की वजह से क्या एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। अगर हाँ कम हो रही है तो वो एक और कैटेगरी में फॉल करता है, एक सब कैटेगरी है वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए ए ने बी को कुछ सामान सेल किया उधार पे, और ए को लग रहा है कि बी मेरे को पैसा नहीं दे पाएगा, तो ए के लिए बी एसेट था, बट क्योंकि उसको लग रहा है कि बी उसको पैसे पे नहीं कर पाएगा, हेंस उसको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस बी जो कि एक एसेट था ए के लिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी ऐसा कुछ अकाउंटिंग में होगा जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो उस अकाउंट को हम एक नई कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नन ऑफ द अबव या फिर नॉमिनल। तो भाई सस्पेंस अकाउंट का तो नाम ही सस्पेंस है, हमें तो पता ही नहीं है डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, हमें क्या पता ये डिफरेंस, जो ट्रायल बैलेंस के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हमें अभी तक पता ही नहीं है। तो ना ही वो रियल अकाउंट होगा, ना ही वो पर्सनल होगा, ना ही वो नॉमिनल होगा, जब तक हमें पता नहीं लग जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपके अब जेओए वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जेओए के क्वेश्चंस हैं। विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। देखो अगर आपने ये क्लास शुरू से देखी है तो आप आंखें बंद करके आंसर दे सकते हो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बनता है, जर्नल, फिर क्या बनता है, लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका क्या क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, सो विच इज यूज इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सी चीज यूज होती है, तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस से पहले वाला स्टेप क्या है आपका, लेजर। तो लेजर जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस के लिए यूज होता है, सिंपल। अगर वो आपको हायरार्की याद है, बस हो गया आंसर। चलो अगला जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपका जेओए अकाउंट्स नवंबर 2022, क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। देखो ठीक है, अब बताइए क्रेडिट साइड में जो भी आपके एसेट्स हैं, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच याद है, जो भी एसेट्स हैं उनका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी क्या होता है, क्रेडिट होता है,
एक्सपेंस का जो है वो कौन सा होता है, डेबिट होता है, और इनकम्स का जो है वो आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी चीज हम क्रेडिट साइड में नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, तो बैंक आपका एसेट है तो डेबिट, इक्विपमेंट आपका एसेट है तो डेबिट, कैश आपका एसेट है तो डेबिट। अक्रूड एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो ड्यू हो चुका है बट अभी तक हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल देते हैं इसको, अक्रूड एक्सपेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई खर्चा जैसे पोस्टपेड मोबाइल बिल, पोस्टपेड आपने फ़ोन यूज़ कर लिया, कोई कोई मान लो आप जियो का पोस्टपेड प्लान यूज़ कर रहे हो, आपने उसको यूज़ कर लिया, अब आपका पेमेंट बचा हुआ है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, आपको बिल आ गया, वो भी बचा हुआ है देना, दैट इज जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह आते हैं, तो दोज आर ऑल अक्रूड एक्सपेंसेस विच इज़ अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज का जनरली कौन सा बैलेंस होता है जी, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है मई 2022 का, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, एट एनी टाइम। ठीक है, तो देखो भाई ट्रायल बैलेंस बनाने का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई कोई कंपनी मंथली बेसिस पे बनाती है, कोई कोई कंपनी जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाती है, कोई कोई हाफ ईयरली बेसिस पे बनाती है। सो देर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि कब जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है, यही बात मैंने अपनी क्लासेस में भी की है। हेंस एट एनी टाइम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना, कंपनी को लगता है कि नहीं मेरे को 3 महीने का प्रॉफिट देखना है, वो 3 महीने का ट्रायल बैलेंस निकाल के देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेगी, है ना। कंपनी को लगता है मेरे को नहीं मंथली चाहिए, तो वो मंथली निकाल लेगी। जैसे अब कुछ कुछ जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, वो क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करती हैं, यस, तो उनके लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो क्वार्टरली निकलता होगा। या फिर कुछ कुछ कंपनी जो है मंथली अपने MIS को क्लोज करती हैं, तो उनके लिए मंथली निकलता होगा, देयर इज नो स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए, फ्री एसेट्स ऑफ अ कंपनी यार, फ्री एसेट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, कि कहीं भी एलोकेट नहीं किए जाते, नाम से ही पता लग रहा है, जो भी आपके फ्री एसेट्स होते हैं वो एक अनएलोकेट होते हैं, वो फ्री फ्रॉम एनी रिजर्व, फ्री फ्रॉम एनीथिंग होते हैं, दोज आर ऑल अनएलोकेटेड एसेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 58 था आई थिंक, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने टर्म्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से करी हैं तो उसमें हम एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, करंट और नॉन करंट। करंट वाले कौन से होते हैं, जो 12 मंथ से नीचे वाले होते हैं, और जो 12 मंथ से ऊपर वाले होते हैं उनको हम नॉन करंट वाली कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपकी सप्लाईज है, जो आपकी इन्वेंट्री है, वो आपकी करंट वाली कैटेगरी में फॉल करती है। अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आपको सामने से पैसा आ ही जाना है 1 साल के अंदर अंदर, तो करंट वाली कैटेगरी में। प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपके लिए एक तरह से करंट वाली कैटेगरी में ही फॉल करता है। जो आपका लैंड है, लैंड का आपका जो आप जो लैंड खरीदते हो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदते हो, मतलब आपकी कभी कभी इंटेंशन नहीं होती इसको बेचने की विद इन 12 मंथ्स, तो लैंड आपके लिए क्या है, वो एक नॉन करंट एसेट है, तो हेंस आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैंड। ठीक है, लैंड आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉन्टिजेंट गुड्स बिलोंग टू, कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है फ्यूचर में, फ्यूचर गुड्स। तो आंसर यहाँ पर आपको अगर कॉन्टिजेंट का मतलब ही पता है, अगर आपको कॉन्टिजेंट का मतलब पता है तो बस आपको आंसर भी पता है, दैट इज फ्यूचर गुड्स, बस। ठीक है, कॉन्टिजेंसी का मतलब पता होना चाहिए जो फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंड हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर अगर कॉन्टिजेंस का मतलब पता है तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था JOA अकाउंट्स में 2022, विच ऑफ द अमाउंट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन कॉग्स इज 7900, सेल्स इज 11,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी आपको परचेजेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज, यस और नो। बट अकाउंटिंग अगर आपको पता होंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी रेवेन्यू हुए हैं उसके रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो आप मैनेज करने हैं। ठीक है, वो आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आपने 5 गुड्स परचेज किए, ठीक है, एट द रेट 10 ईच, मतलब कितना हो गया ये 50, और आपने 3 गुड्स जो है वो सेल कर दिए एट द रेट 20 ईच। तो मेरे को बताइए कि आपका जो है प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 60 में से 50 माइनस कर दिया, 10 रुपीज प्रॉफिट आ गया। बट एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि जितना आपने रेवेन्यू कमाया उसके रिलेटेड ही आप खर्चे लेस करोगे। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर जो 60 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सारी की सारी बुक्स बेच के हुआ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स बेच के हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स बेच के हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स का ही खर्चा लेस करोगे, दैट इज 30, तो आपका 30 रुपीज यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि भाई जो आप रेवेन्यू में से लेस करोगे वो क्या लेस करोगे, परचेज लेस नहीं करोगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो
गुड्स आपने सोल्ड किए उसका खर्चा कितना हुआ वो लेस करोगे, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे आपका आंसर यहाँ पर 3100 आई थिंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये परचेज आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा था, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बहुत सिंपल है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मैंने अभी भी आपको बताया, जनरल जर्नल इज पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल जर्नल हो जाएगा। देखिए मैंने शुरू में जो कंसेप्ट करवाए उसी में से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। तो एज पर अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो कैश कंसेप्ट, एक तो कैश कंसेप्ट फॉलो किया जाता है और एक अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। जो अभी हमने कॉग्स वाला एग्जांपल देखा, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला एग्जांपल देखा है ना, वो एक तरह से अक्रूवल का ही पार्ट है अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उतना रिकॉर्ड किया जितना जिस पीरियड को बिलोंग करता था। हमने सारा का सारा कि कैश बेसिस पे आप क्या करते हो, जितना पैसा खर्चा उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लो, जितना पैसा आया उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लो। बट अक्रूवल बेसिस ये बोलता है कि जिस पीरियड में जिस पीरियड का खर्चा वो बिलोंग करता है एक्चुअल में, आप उसी में रिकॉर्ड करो। अगर मान लो कि आपने 5 साल का कोई खर्चा आज कर दिया, मान लो आपने 5 इयर्स का प्रीपेड प्लान ले लिया फोन का, तो आप खुद सोचो लॉजिकली वो बेनिफिट आपको सिर्फ पहले साल में मिलेगा कि आने वाले 5 साल में मिलने वाला है। तो आप जो खर्चा है वो 1 साल में ही रिकॉर्ड कर दोगे, 5 इयर्स में उसको डिवाइड करोगे। वही यहां पर बात हो रही है अक्रूवल कंसेप्ट की। ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई जब आपने वो कब रिकॉर्ड करना है, जब वो ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन को बिलोंग करता है, फिर वो ट्रांजेक्शन जब अकर हुआ है उस पीरियड में ही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी जेओए का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जो भी आपके एसेट्स वाले अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका कैश है वो भी आपका एसेट है, बिल्डिंग जो है वो भी आपका एसेट है। अच्छा मैंने बताया कैश एट बैंक अगर लिखा होता तो कैश एट बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बट नॉर्मल कैश आपका रियल अकाउंट वाली कैटेगरी में ही फॉल करता है। बट जो प्रीपेड रेंट है आपका, ठीक है, जो आपका प्रीपेड रेंट है वो आपकी पर्सनल अकाउंट वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट वाली कैटेगरी में ही फॉल करता है। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड रेंट का मतलब क्या, किसी को रेंट पे करना है, किसी पर्सन को रेंट पे करना है, हेंस दिस इज योर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रीपेड रेंट जो है वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी, एंड मैं बिल्कुल मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दूंगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।